हेलो एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। हम हमारी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कोशिका के एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, और उन कोशिकांग के अंदर हमने पढ़ लिया था गोल्जी काय, अंत्यप्रदेवी जालिका और लाइसोसोम। और हमारे दो और बच गए थे, जिसमें थे रसदानी यानी वैक्यूल्स और सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडीज़, जिनको हम पढ़ेंगे हमारी इस क्लास के अंदर। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो आज की ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि आप मेरी आज की क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। जब आप मेरी क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे तो लास्ट में आपको मिलने वाला है एक सरप्राइज़, और वो सरप्राइज़ आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से हेल्पफुल रहेगा। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछले 3 कोशिकांग पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था गोल्जी काय यानी गोल्गी बॉडी। तो गोल्जी काय की खोज किससे की थी, गोल्जी काय का नाम गोल्गी बॉडी कैसे पड़ा था, तो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी और उन्हीं के संदर्भ में इसका नाम क्या पड़ा, गोल्जी काय पड़ा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि ये कोशिका के किन अन्य अंगों का निर्माण करता है, तो जैसे लाइसोसोम हुआ, पेरोक्सिसोम हुआ, इनका निर्माण कौन करता है, गोल्गी बॉडी गोल्जी काय करता है। फिर हमने देखा था कि लाइसोसोम का क्या कार्य है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो इम्पोर्टेंट लाइन थी लाइसोसोम की, कि लाइसोसोम को जो है वो आत्मघाती थैलिया या सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बताया था अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कोशिका के मृत कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, और उनको नष्ट करने के लिए लाइसोसोम स्वयं की झिल्ली को फाड़ता, मतलब स्वयं की उसकी खुद की झिल्ली फट जाती है। उस कारण से उसको क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैलिया। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था अंत्यप्रदेवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मैंने आपको बताया था कि एंडक के दोनों ओर होती है, और साथ ही साथ इसके टाइप्स पढ़े थे। एक पढ़ी थी हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और एक हमने पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्यों, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्यों, क्योंकि उस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। और उसके बाद हमने उनके वर्क देख लिए थे। चलिए अब उसके आगे हमारे जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है उसके अंदर 2 और बाकी रह गए थे। हमें एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में 5 अंगों के नाम याद रखने हैं, गोल्जी काय, लाइसोसोम, अंत्यप्रदेवी जालिका, रिक्तिकाय और सूक्ष्म बॉडीज या सूक्ष्मकाय, है ना, माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय। तो अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा चौथा अंग, मतलब कोशिका का चौथा अंग एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक है। तो उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं रिक्तिका। ठीक है। रिक्तिका जिसे हम रसदानी भी कह सकते हैं और वैक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिक्तिका से। रिक्तिका या इसे हम कह सकते हैं रसदानी, या इसे ही हम कहते हैं वैक्यूल्स। ठीक है। चलिए अब सबसे पहले तो ये कि रसदानी, रिक्तिका या वैक्यूल्स जो है वो कोशिका में कैसी होती है, कोशिका द्रव्य में वो किस प्रकार की दिखाई देती है ना। तो जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका उसके अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के आसपास चारों ओर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। और कोशिका की सभी जो अंग हैं वो कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होते हैं। ये रसदानियाँ जो होती है वो गोलाकार संरचनाएं होती है, छोटी छोटी। ठीक है। अब इनका भी अलग अलग रोल है। पादप कोशिकाओं में ये किस प्रकार की होती है और जंतु कोशिका में ये किस प्रकार की होती है। हम बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका के अंदर ये रिक्तिका जो है वो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन तो आपको यही याद रखनी है कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है रिक्तिका। और पादप कोशिका के अंदर ये केंद्रक के बिल्कुल पास में पाई जाती है, यानी बिल्कुल सेंटर में उपस्थित होती है। क्लियर हुआ ये। चलिए नेक्स्ट फिर अब बात करें कि जंतु कोशिका में ये कैसी होती है। तो जंतु कोशिका में ये छोटी छोटी होती है और पूरी कोशिका द्रव्य में फैली हुई होती है। क्लियर हुई ये बात। तो पादप कोशिका में भी उपस्थित है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित है। पादप कोशिका में ये सबसे बड़ा कोशिकांग है, जबकि जंतु कोशिका में ये पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई होती है। क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं कि रिक्तिका या रसदानी की खोज किससे की थी। तो रिक्तिका या रसदानी की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने।
ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ से एक प्रश्न भी पूछ सकती हूँ, क्योंकि ल्यूवेनहॉक के बारे में हमने अभी पहले भी पढ़ा है हमारे इसी चैप्टर के अंदर, कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, है ना। सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज भी की थी ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर है। और रिक्तिका की खोज पूछ ले तो रिक्तिका की खोज भी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्लियर है। अब रिक्तिका क्या होती है? मैंने बता ही दिया, कोशिका द्रव्य में फैली हुई छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती है। अब रिक्तिका के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको ये भी याद रखनी है कि ये जो रिक्तिका होती है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो इसकी झिल्ली को स्पेशल क्या कहते हैं, ये एनसीईआरटी की बुक में है, तो हमें याद भी रखना है क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो रिक्तिका जो है, रिक्तिका की झिल्ली को, रिक्तिका की एकल झिल्ली को, रिक्तिका की एकल झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो हमें ये याद रखना है कि रिक्तिका की एकल झिल्ली क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है टोनोप्लास्ट। क्लियर हुआ यहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में भी है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, अब रिक्तिका है पादप कोशिका में भी प्रेजेंट है और जंतु कोशिका में भी प्रेजेंट है। पादप कोशिकाओं में थोड़े बड़े आकार की होती है, जंतु कोशिका में थोड़े छोटे आकार की होती है। अब पादप कोशिकाओं में इनका कार्य क्या है, जंतु कोशिकाओं में इनका कार्य क्या है? अगर हम इनका कार्य देखें तो रिक्तिकाओं के अंदर कुछ मतलब जल उत्सर्जी पदार्थ इसके अंदर होते हैं, ठीक है, और कुछ अनुपयोगी उत्पाद इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये कार्य क्या करती है, ये वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो जल उत्सर्जी पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से ये कोशिका को क्या करती है? स्फीति बनाए रखती है और कोशिका को जो है वो कठोरता प्रदान करती है। क्लियर हुई ये बात? तो रिक्तिका के लिए हमें ज़्यादा तो कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, बट नॉर्मल सी ये चीज़ें हमें जरूर याद रखनी है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले जो रिक्तिका है वो गोलाकार संरचना है। गोलाकार संरचना है तो इसके अंदर एक रस पाया जाता है ना, एक द्रव पाया जाता है। उस द्रव को सबसे पहले तो क्या कहते हैं, और उसी द्रव के अंदर जो है वो जल उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज तो रिक्तिका के अंदर जो रस पाया जाता है, तो रिक्तिका के रस को कहते हैं कोशिका रस। रिक्तिका में पाए जाने वाले रस को कोशिका रस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका रस कहते हैं। रिक्तिका में पाए जाने वाले रस को कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में ही जल उत्सर्जी पदार्थ वे अन्य उपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं। क्लियर है? इसी कोशिका रस के अंदर लिखना है हमें कि कोशिका रस में, कोशिका रस में जल उत्सर्जी पदार्थ वे अनुपयोगी, जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है ना, अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं। अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट वही चीज़ कि अब इसका मेन कार्य क्या है ना। तो मेन कार्य हमें यही याद रखना है कि ये कोशिका को स्फीत बनाए रखती है, कोशिका को स्फीत बनाए रखती है और कठोरता प्रदान करती है। ठीक है, कठोरता प्रदान करती है। चलिए, और जो मेन हमने इसकी लाइन पढ़ी थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए कि ये पादप कोशिकाओं में है, तो पादप कोशिकाओं में ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है और इसको हमें स्पेशली याद रखना है ना। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होती है। ठीक है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होती है और जंतु कोशिका में कोशिका द्रव में फैली हुई रहती है ना। जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव में फैली होती है। ठीक है, अब जैसे हमने इसकी संरचना की बात की तो इसकी संरचना में हमने ये देखा कि कोशिका रस होता है और उसके अंदर ये जल उत्सर्जी पदार्थ उत्पादों को अपने अंदर रखती है। तो उसके आधार पे इसके कार्य भी होते हैं और कार्य के आधार पे हम देखें तो कार्य के आधार पे ये रसदानियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती है ना। तो अब हम बात करते हैं कि कार्य के आधार पर ये रसदानियाँ कितने प्रकार की होती हैं। पहले आप 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं कि रिक्तिका कार्य के आधार पर कितने प्रकार की होती है ना। उससे पहले एक लाइन और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये रिक्तिकाएँ उत्पन्न कैसे होती है, ये कोशिकांग बना कैसे है। तो ये जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही उत्पन्न होती है, यानी अंत्यप्रदेवी जालिका से ही बनती हैं। तो एक लाइन हम एक ये भी ऐड कर लेंगे कि यह, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ER, यह अंत्यप्रदेवी जालिका, ये अंत्यप्रदेवी जालिका से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कार्य के आधार पे ये इसके कितने प्रकार है ना। कार्य के आधार पे हम इसके प्रकार देख रहे हैं। तो कार्य के आधार पे रसधानी के प्रकार। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ रसदानियाँ होती हैं जिन्हें तरल रसदानियाँ कहते हैं, सैप वैक्यूल कहते हैं। उनको तरल रसदानी क्यों कहते हैं, उनको सैप वैक्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो होता है तरल पदार्थ या उत्सर्जीय पदार्थ वो संग्रहित होते हैं, या वर्णकों वाले पोषक पदार्थ संग्रहित होते हैं। इस कारण से इनको तरल रसदानियाँ कहते हैं। ठीक है, तो पहला इसका प्रकार है तरल रसदानी, जिसे बोलते हैं सैप वैक्यूल। ठीक है, तरल पदार्थों वे वर्णक पोषक पदार्थों का संग्रहण करती है। ठीक है, तो पहले तो हुई तरल रसदानी यानी सैप वैक्यूल। सेकंड है संकुचनशील रसदानी, संकुचनशील रसदानी जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल। संकुचनशील रसदानी जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल। ठीक है, अब इसका क्या कार्य है ना, इसके कार्य को सबसे पहले समझना है। सबसे पहले चीज़ तो संकुचनशील रसदानियाँ जो है वो एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं, और एक कोशिकीय जीवों के शरीर के अंदर ये जो परासरण की क्रिया होती है ना, ऑस्मोसिस जिसे बोलते हैं ना, परासरण की क्रिया द्वारा जल का संतुलन बनाए रखती है। उनके शरीर के अंदर जल का संतुलन परासरण की क्रिया द्वारा बनाए रखती है और एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। और जैसे हम बात करें एक कोशिकीय जीव अमीबा भी है ना, तो अमीबा के अंदर इस संकुचनशील रसदानी के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया भी होती है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो चलिए, संकुचनशील रसदानी जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल लिख लेंगे हम इसके लिए कि एक कोशिकीय जीवों में वे शैवालों में भी पाई जाती है ना, ये शैवालों में पाई जाती है। ठीक है, परासरण जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, परासरण विधि द्वारा जल का संतुलन करती है, परासरण विधि द्वारा जल का संतुलन करती है। ठीक है, तो रिक्तिका के हमने दो प्रकार पढ़ लिए हैं, तरल रसदानी सैप वैक्यूल, संकुचनशील रसदानी कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल है ना। तरल रसदानी तरल पदार्थों या वर्णक पोषक पदार्थों का संग्रहण करती हैं, और जबकि संकुचनशील रसदानी एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं और परासरण विधि द्वारा जल का संतुलन करती हैं। ठीक है, चलिए, तो आप एक सेकेंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वायु रसदानी। वायु रसदानी जिसे कहते हैं एयर वैक्यूल, और फिर पढ़ेंगे हम खाद्य रसदानी जिसे कहते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, तो वायु रसदानी नाम से ही पता है कि इस रसदानी में वायु भरी होगी और ऐसे जीवों में पाई जाएगी जिसमें उत्प्लावन की क्रिया होती होगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम वायु रसदानी एयर वैक्यूल। ठीक है, वायु रसदानी एयर वैक्यूल ये भी जो है वो एक कोशिकीय जीवों में ही पाई जाएगी। और जैसे कि हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की है ना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उत्प्लावन का कार्य कौन करती है, तो उत्प्लावन का कार्य करती है वायु रसदानी। क्लियर है, क्योंकि इस रसदानी में क्या होती है, वायु भरी होती है। क्लियर है, तो लिखो कि वायु से भरी रिक्तिका, वायु से भरी रिक्तिकाएं होती हैं जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका
प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीवों में, या डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उत्प्लावन का कार्य करती है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे वायु रसदानी का कार्य है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं खाद्य रसदानी, या जिसे हम कहेंगे फूड वैक्यूल्स। और नाम से ही पता है कि खाद्य रसदानी है, फूड वैक्यूल है। इट मीन्स कि फूड का संग्रह करेगी, मतलब खाद्य पदार्थों का संग्रह करेगी ना, तो फूड वैक्यूल। एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में भोजन का संचय वे पाचन करना। ठीक है, तो ये खाद्य रसदानी के काम हुए। क्लियर हुआ? तो हमने कोशिका का एक अंग रिक्तिका रसदानी पढ़ ली है, उसके अपने प्रकार भी देख लिए हैं, टाइप्स देख लिए, उसके प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सूक्ष्मकाय या माइक्रो बॉडीज। ठीक है, आप एक सेकेंड स्क्रीनशॉट लें। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सूक्ष्मकाय माइक्रो बॉडीज़। ठीक है, सूक्ष्मकाय माइक्रो बॉडीज़ कि ये कोशिका में किस प्रकार का अंग है और इनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पढ़ना है हमें सूक्ष्मकाय या माइक्रो बॉडीज़। तो सूक्ष्मकाय माइक्रो बॉडीज़ जो होती है, ये भी कोशिका के अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं। ठीक है, सूक्ष्मकाय या जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो बॉडीज़। ठीक है, ये भी कोशिका द्रव के अंदर फैले हुए होते हैं, और कोशिका द्रव के अंदर ये भी छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं। और सूक्ष्मकाय के अंदर, माइक्रो बॉडीज़ के अंदर हमें जो सूक्ष्मकाय माइक्रो बॉडीज़ पढ़ने थे, उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्फीरोसोम। ठीक है, स्फीरोसोम सबसे पहली चीज़ तो कि स्फीरोसोम की खोज किसने की। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्फीरोसोम की खोज की, तो स्फीरोसोम की खोज की थी पार्नर नामक वैज्ञानिक ने। पार्नर नामक वैज्ञानिक ने स्फीरोसोम की खोज की थी। ये पादप कोशिकाओं में अधिकांश थे, ये पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, और कुछ एक मात्रा में ही ये जंतु कोशिका में भी होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि स्फीरोसोम जो है वो अधिकांशतः पादप कोशिका में पाया जाता है ना, अधिकांशतः पादप कोशिका में उपस्थित, अधिकांशतः पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, अगर पादप कोशिका में उपस्थित है तो फिर इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है वसा का संग्रहण करना। किसका कार्य करना? वसा का संग्रहण करना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पादप कोशिकाओं के अंदर वसा का संग्रहण किस सूक्ष्मकाय या किस माइक्रोबॉडीज़ के द्वारा होता है, तो हमें आंसर देना है स्फीरोसोम। और स्फीरोसोम की खोज के बारे में पूछ लिए तो हमें आंसर देना है पार्नर। क्लियर हुआ ये? और कैसी संरचना होती है? यही छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा माइक्रोबॉडीज़ है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम, जो ये परऑक्सीसोम है, ये किस में पाया जाता है? ये मेनली पादप कोशिकाओं में होता है, और पादप कोशिकाओं में ही इसका सबसे बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि परऑक्सीसोम की खोज किसने की थी? तो परऑक्सीसोम की खोज की थी डी डुबे ने। ठीक है, परऑक्सीसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। और हमने जो कोशिका के पहले एक एकल झिल्ली कोशिकांग पढ़ा है, उसमें लाइसोसोम की खोज भी किसने की थी? डी डुबे ने की थी। तो आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ते रहिए तो ज़्यादा जल्दी याद होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि परऑक्सीसोम की खोज डी डुबे ने की थी, और परऑक्सीसोम का कार्य क्या है ना, तो परऑक्सीसोम का जो कार्य है, मेन कार्य है कि हरे पादपों में, सबसे पहली चीज़ तो ये पादप कोशिका की जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, हरी पत्तियों वाली कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये प्राणी कोशिकाओं में भी होता है ना, होता तो दोनों में है, पादप कोशिका में भी है, जंतु कोशिका में है, पर मेनली इसका जो रोल होता है वो पादप कोशिका में ज़्यादा होता है। तो पादप कोशिका के अंदर इसका क्या कार्य है ना, तो हरे पादपों में प्रकाशीय श्वसन, हरे पादपों में प्रकाशीय श्वसन हेतु उत्तरदायी है। ठीक है ना, प्रकाशीय श्वसन हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये परऑक्सीसोम का कार्य है। चलिए, नेक्स्ट है ग्लाइऑक्सीसोम।
ग्लाइऑक्सिसोम की हम बात करें तो ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो भी क्या है, पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ठीक है ना। ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और पादप कोशिका में इसका क्या कार्य है, हमने जब आप लोगों ने भी 9th 10th में पढ़ा है, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र पढ़ा है ना पादप कोशिकाओं के अंदर, है ना। तो वो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र कहाँ पाया जाता है, वो कैसे संपन्न होता है, तो उस ग्लाइऑक्सिलेट चक्र को चलाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो एंजाइम्स जो है वो इस ग्लाइऑक्सिसोम में ही पाए जाते हैं। क्लियर हुई ये बात। तो पहली चीज़ तो ये कि ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो पादप कोशिकाओं में ही होगा, ठीक है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में ही ग्लाइऑक्सिलेट चक्र बनता है। तो और इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की, तो ग्लाइऑक्सिसोम की खोज की थी वीवर्स नामक वैज्ञानिक ने। वीवर्स नामक वैज्ञानिक ने ग्लाइऑक्सिसोम की खोज की है। और ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, या यूं लिख सकते हैं हम कि ग्लाइऑक्सिसोम में ग्लाइऑक्सिसोम में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ग्लाइऑक्सिसोम में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइऑक्सिलेट चक्र जो है वो ग्लाइऑक्सिसोम के द्वारा ही संपन्न होता है। क्लियर हुआ। तो ये हमने पढ़ लिए हैं सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडीज। तो वैसे तो देखो कि मेनली एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में पूछे तो आपको ये 5 नाम ही याद रखने हैं, गोल्गी बॉडी, अंडप्रतिवी चालिका, लाइसोसोम, रिक्तिकाय और ये सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडीज। इनके अलावा भी कोशिका में छोटी छोटी और संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है और उनको भी हम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंदर ही रखते हैं। क्लियर है। तो इसको हम अभी तो एक एक्स्ट्रा में और पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, हमने पढ़ लिए हैं, रिक्तिकाय पढ़ लिए हैं हमने और सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडीज पढ़ लिए, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है सूक्ष्म नलिकाएं यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसको भी हम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंदर ही रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म नलिकाएं या जिसे हम कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, ठीक है। अब ये जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं ये भी कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाई जाएगी और कोशिका द्रव्य के अंदर ये पादप कोशिकाओं में भी होती है और जंतु कोशिकाओं में भी होती है ना। तो यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकते हैं कि जंतु कोशिका में इनकी खोज किसने की, पादप कोशिका में इनकी खोज की। तो सबसे पहली चीज़ तो हम यही देखनी है ना, कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं में इनकी खोज, पादप कोशिका में इनकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की। पादप कोशिकाओं में इनकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की। तो हमने अंत्यप्रदेवी चालिका के बारे में भी पढ़ा है ना, तो अंत्यप्रदेवी चालिका की खोज किससे की, अंत्यप्रदेवी चालिका की खोज भी किससे की है, पोर्टर ने ही की है, ठीक है। नेक्स्ट है पादप कोशिका में इनकी खोज तो पोर्टर ने की है और जंतु कोशिका में इनकी खोज क्रॉन्जी नामक वैज्ञानिक ने की है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए सूक्ष्म नलिकाओं के आधार पे, ठीक है। मतलब सूक्ष्म नलिकाओं के संदर्भ में ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर ये कोशिका में उपस्थित है और कोशिका द्रव्य में ये पाई जाती है तो फिर इनका कार्य क्या है। तो कार्य की यदि हम बात करें तो सबसे पहले कार्य तर्कुतंतु का निर्माण करती है। अब ये तर्कुतंतु क्या है, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगी कि ये तर्कुतंतु क्या होते हैं ना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि तर्कुतंतु का निर्माण कोशिका के किस कोशिका अंग के द्वारा होता है, तो हमें आंसर देना है सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट होता है तारककाय का निर्माण करना, तारककाय यानी सेंट्रोसोम, ठीक है। तारककाय या सेंट्रोसोम का निर्माण
ये जो तारककाय सेंट्रोसोम होता है ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है ना। तो जंतु कोशिका में तारककाय का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो जंतु कोशिका में तारककाय का निर्माण सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा होता है, माइक्रोट्यूबल्स के द्वारा होता है। क्लियर हुआ? तो चलिए यहीं पे हमारे जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग थे वो आज समाप्त हुए हमारे। हमने 5 एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ लिया। उसके अलावा हमने एक एक्स्ट्रा में सूक्ष्म नलिकाएं जो है वो भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में ही रखा जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आपको मेरी अभी तक की वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। आपको जो समझ में नहीं आया है दोबारा से मैं एक वीडियो लेके आऊँगी और उसमें उन चीज़ों को अच्छे से आपको समझाऊँगी। इसके अलावा आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं पे भी ये साइंस का सिलेबस है या साइंस सब्जेक्ट का मान लो कि कहीं पे वेटेज ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं 50% वेटेज में साइंस का सिलेबस डाला हुआ है, कहीं पे 30% है, कहीं पे 10 है, कहीं 1% है ना। तो जितना भी डाला हुआ है उसको आप पढ़ेंगे तो ज़रूर। आप उसको पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये टॉपिक्स तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ या ये टॉपिक्स मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उस टॉपिक को मैं अपने चैनल पे ज़रूर करवाऊंगी आपको, और वो आपके लिए पूरा हेल्पफुल होगा, आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है या कौन सा टॉपिक आपने पढ़ लिया है लेकिन आपको समझ में नहीं आया है। तो वो टॉपिक्स भी मैं आपकी हेल्प करूँगी और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। ठीक है, और आगे जो भी हमारी भर्तियाँ आएगी उसमें जैसे जैसे साइंस का सिलेबस आएगा उस साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हमारी क्लासेस इस पर डालते जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इन वीडियो को शेयर करें कि जिस तरीके से मेरे ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहे हैं ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करें। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक।